नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको साइंस ही पढ़ाऊंगी और कल भी हमने लेक्चर लिया था। फर्स्ट लेक्चर उसमें हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यानी पादपों के पोषण। तो वही आज हम कंटिन्यू करेंगे। विषय है विज्ञान क्लास है 7 और व्याख्यान है 2। और जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कल का टॉपिक है, वो है हमारा पादपों में पोषण। पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखिए, कल मैंने आपको आधा हमने प्रकाश संश्लेषण तक कर लिया था। एक बार मैं आपको उसको रिवाइज कर देती हूँ, रिपीट करती हूँ जल्दी। देखिए, इसमें हमने कल पढ़ा था पोषण किसे कहते हैं, और पोषण से पहले मैंने आपको कल बताया था कि हमारे भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। देखिए, हमने 8 घटक के बारे में पढ़ा था। वो था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, वृक्षांश, जल। ठीक है। और इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि 5 हैं जो हमारे पोषक तत्व होते हैं। वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज लवण। ये 5 हमारे पोषक तत्व होते हैं। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हमने कल जो हमने पढ़ा था पादपों में पोषण, वो मैंने बताया था आपको पोषण 2 प्रकार का होता है। जो पादपों में पोषण है, पोषण ये कल मैंने बताया था, तो ये 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स होता है। पहला हमने पढ़ा था स्वपोषण और दूसरा हमने पढ़ा था पर पोषण। ठीक है। स्वपोषण में मैंने बताया था कल आपको कि स्वपोषण क्या होता है। देखिए, स्वपोषण वह है जिसमें कोई भी जीवित प्राणी यानी सजीव अपना भोजन स्वयं बनाए। और स्वयं भोजन जो बनाते हैं वो बताया था मैंने उसमें आपको कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपना यानी सजीवनी पादप यानी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का लास्ट में मैंने आपको समझाया था कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में आती है, इसकी परिभाषा में आती है कि हरे पादपों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसको हम एक छोटा सा जो डायग्राम है, एक फ्लो चार्ट है, उसके साथ हम समझ सकते हैं। देखिए, ये पादप है, पौधा है। ये पौधा है और यहाँ पे क्या है, सन यानी सूर्य। ठीक है। क्या बताया था मैंने, इन पत्तियों में क्या होता है, हरे रंग का वर्णक होता है, तो हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यहां से सन से क्या आ रहा है, इन पत्तियों में सनलाइट आ रही है यानी सूर्य का प्रकाश। क्या आ रहा है यहाँ पे, ये सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश में बताते हैं पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें हम पर्णरंध्र कहते हैं। और इन्हीं रंध्र के द्वारा जो CO2 गैस होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन पत्तियों में एंटर करती है यानी प्रवेश करती है। और इन्हीं रंध्र के द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है यानी बाहर निकलती है, तो इन्हीं रंध्र के द्वारा वो ऑक्सीजन होती है वह बाहर निकलती है। अब इसके अलावा जो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश मिल गया, हमें CO2 मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, जल।
और खनिज लवण जो कि कहां पे होते हैं, जड़ में यानी मिट्टी में होते हैं, जल व खनिज लवण। ठीक है, तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है आपके प्रकाश संश्लेषण को समझने का। क्या है ये, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जिसे हमने कल भी पढ़ा था, उसको मैं एक बार आपको रिपीट करा रही हूँ कि देखिए इस फ्लो चार्ट से हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, फोटोसिंथेसिस को हम समझ सकते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस में मैंने क्या बताया था आपको कि सूर्य के हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें भोज्य पदार्थ के रूप में क्या बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट और क्या निकल रही है साथ में, ऑक्सीजन गैस यानी O2। तो इतना जो चीज था या हमने पूरा का पूरा कल पढ़ चुके थे। मैंने आपको एक बार दोबारा इस फ्लो चार्ट के द्वारा आपको इसको समझाया है। तो प्रकाश संश्लेषण में मैंने क्या बताया, हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इससे क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है और साथ में कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या होता है, मड यानी स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है पत्तों में यानी पौधे में। ये पूरा हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण जो कि स्वपोषण के बारे में बताता है। ये किस तरह से स्वपोषण यानी अपना भोजन, जो पादप है वह अपना भोजन स्वयं किस तरीके से बनाते हैं। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका परपोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, परपोषण जो कि अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि परपोषण क्या होते हैं। परपोषण, पर यानी दूसरा, पोषण यानी भोजन, यानी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं, परपोषण। यानी सेकंड हमने पढ़ा था परपोषण। परपोषण क्या होता है, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि या वह प्रक्रिया, वह क्रिया जिसमें जीव या सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। अर्थात ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, परपोषी। और ऐसा पोषण की यह विधि कहलाती है परपोषण, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। समझ में आ गया इतना। ये चीज हम कल भी पढ़ चुके थे, मैंने आपको एक बार समझाया है, क्योंकि आज हम इस परपोषण के बारे में ही पढ़ेंगे कि परपोषण कैसा होता है, परपोषण में कैसे कैसे जीव आते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। पोषण की इस विधि को
पोषण की इस क्रिया को या विधि को पर पोषण कहते हैं तथा ऐसे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो यह परपोषण है यह कितने प्रकार का होता है या इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। हाँ देखिए इधर, अब हम पढ़ेंगे परपोषण। टॉपिक है आपका परपोषण यानी हेटेरोट्रॉफ्स। इसमें जो पहला आता है जिसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे वो है आपका परजीवी। परजीवी देखिए, परजीवी यानी पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? देखिए परजीवी, बराबर इससे भी पर यानी दूसरा, जीवी यानी कोई जीव, सजीव, ऐसा जीव जो कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, वह अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है कि वह अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा तो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है। अर्थात अगर इनमें अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तो अर्थात इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल होता तो ये अपना भोजन खुद बना लेते, क्योंकि इनमें जल मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, लेकिन फिर भी अपना भोजन खुद नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि इनमें क्या नहीं है? क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्या है इसमें, यानी वे जीव जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? परपोषी यानी परजीवी। यहां देखिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं यानी खुद स्वयं नहीं बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव से, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? परजीवी। यानी इनमें क्लोरोफिल या पर्णहरित, बात एक ही है, हम क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं और पर्णहरित। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। समझ में आया? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये जीव जिस पौधे पर आरोहित यानी लगे हुए होते हैं, ये जीव जिस पौधे पर आरोहित होते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन
प्राप्त करते हैं। यानी ये जीव जिस पौधे पर आरोहित होंगे, जिस पौधे के ऊपर लगे हुए होंगे, उसी से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हम जानते हैं, वो है अमर बेल। अमर बेल एक ऐसा पौधा है, ये जिस पौधे पर लगा हुआ होगा उसी से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। तो जिस पौधे पर ये आरोहित होते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो उस पौधे को क्या कहेंगे, जिससे अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उसको कहते हैं परपोषी, यानी होस्ट प्लांट। होस्ट, और इनको कहेंगे हम परजीवी। जो भोजन ले रहा है वो है परजीवी, और जो भोजन दे रहा है पौधा वो होता है परपोषी। उसी तरह जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, मेहमान आते हैं, तो हम क्या होते हैं, होस्ट, आने वाला होता है गेस्ट। इसी तरह से जो पौधा इनको भोजन दे रहा है वो होता है होस्ट प्लांट, और जो भोजन ले रहा है वो होता है परजीवी यानी पैरासाइटिक प्लांट। समझ में आया? इसको हम लिखेंगे, ये जीव पौधे पर आरोही होते हैं। ये जीव जिस पौधे पर आरोहित होते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन देने वाला पादप यानी पौधा क्या कहलाएगा, परपोषी। परपोषी कहलाता है। समझ में आ गया? देने वाला पादप क्या कहला रहा है, परपोषी, और जो भोजन ले रहा है वो क्या कहलाता है, परजीवी। तथा जो पादप भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमर बेल। जैसे अमर बेल क्या होता है, अमर बेल। समझ में आपको परजीवी क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये जीव जिस पौधे पर आरोहित होते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन देने वाला पौधा या पादप परपोषी कहलाता है, जबकि भोजन लेने वाला जो पादप है वह परजीवी कहलाता है। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बताया आपको अमर बेल। अमर बेल एक ऐसा ही पादप है, जिस पौधे पर लगा हुआ होता है उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी इसके बारे में, परजीवी के बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा सहजीवी, सिम्बायोटिक, यानी सहजीवी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो साथ साथ अपना जीवन बिताते हैं। ऐसे पौधे जो साथ साथ अपना जीवन सेकंड चल रहा है हमारा सहजीवी। देखिए सहजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं और साथ रहकर के एक दूसरे के अंदर मदद करते हैं। यानी उनके रहने का स्थान, कोई उसको अपना रहने का स्थान उपलब्ध करा रहा है, दूसरा उसको भोजन उपलब्ध करा रहा है, यानी एक दूसरे की रहने के अंदर मदद करते हैं। एक जना उसको कुछ, दूसरा को कुछ दे रहा है तो दूसरा भी पहले वाले को कुछ दे रहा है, यानी एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी सहजीवी ऐसे पादप या जीव, ऐसे पादप की जगह हम यहां क्या लिखेंगे, जीव लिखेंगे। ऐसे जीव
जो एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आपस में एक दूसरे की रहने के अंदर यानी उनके भोजन में रहने का स्थान एक दूसरे को उपलब्ध कराते हैं तथा एक दूसरे को रहने का स्थान यानी क्या होता है? आवास, जिस स्थान पर वो रह रहे हैं। एक दूसरे को रहने का स्थान, आवास तथा भोजन उपलब्ध कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। इस तरह के जो जीवन है उसको हम कहते हैं सहजीवन, और इस तरह के जो जीव होते हैं वो कहते हैं हम सहजीवी। यहां देखिए इस तरह के इस प्रकार के जीवन को सहजीवन कहते हैं तथा ऐसे जीव सहजीव यानी सहजीवी सिम्बायोटिक कहलाते हैं। देखिए सहजीवी जैसे मैं बताता को सिम्बायोटिक यानी ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को रहने का स्थान उपलब्ध कराते हैं तथा भोजन उपलब्ध कराते हैं तथा इस प्रकार के जीवन को सहजीवन कहते हैं तथा ऐसे जीव सहजीवी कहलाते हैं। समझ में आया इसका उदाहरण? अब आगे देखिए इसका नेक्स्ट हम जब उदाहरण देखते हैं वो सबसे अच्छा उदाहरण है इसका लाइकेन। इसका उदाहरण है हमारे पास में लाइकेन। देखिए लाइकेन जो है ऐसा जीव, इसमें दो प्रकार के जीव साथ में रहते हैं। एक होता है हमारा शैवाल और दूसरा क्या होता है? कवक। शैवाल और कवक। देखिए शैवाल ऐसा जीव है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जो शैवाल है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जिस जीव में क्लोरोफिल होता है इसका मतलब वो अपना भोजन खुद बना लेगा और भोजन खुद किसकी मदद से बनाएगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ये शैवाल है ये अपना भोजन खुद बना लेता है और जो कवक है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है अर्थात ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। अब क्या करता है ये जो शैवाल है अपना भोजन खुद बना लेगा, तो ये कवक को क्या करेगा? भोजन दे देता है, भोजन उपलब्ध करा देगा। कवक क्या करेगा? इससे भोजन नहीं लेता है, लेकिन कवक तो अपना भोजन खुद ही बनाता। तो जो शैवाल है यह तो कवक को भोजन दे देता है और बदले में जो कवक है शैवाल को रहने का स्थान और पोषक तत्व उपलब्ध करा देता है। इस तरह से दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे की रहने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और ये सहजीवी को जो हम पढ़ रहे हैं इनका सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन है। समझ में आया? एक बार दोबारा समझिए कि लाइकेन है यह सहजीवी का उदाहरण है और इस लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। जो शैवाल है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वह पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेगा। लेकिन कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है अर्थात वह अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा। तो वह अपना भोजन किससे लेता है? यह कवक अपना भोजन किससे ले लिया? शैवाल से। और शैवाल अपना भोजन लेता है शैवाल से और बदले में शैवाल कवक से रहने का जगह और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। इस तरह का जो जीवन होता है इसको हम कहते हैं सहजीवी पादप। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मृतजीवी।
डिकम्पोजर्स। मृतजीवी क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। मृत जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, जो मृतजीवी है जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि मृतजीवी क्या होंगे। देखिए थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं ये है मृत जीवी यानी डिकम्पोजर्स। मृत जीवी, मृत यानी मरा हुआ, जीव यानी सजीव। ऐसे जीव जो मृत यानी मरे हुए या सड़ी हुई वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? मृत जीवी। समझ में आया? मृत जीवी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, क्या करेंगे? ये अपने भोजन के लिए किसी भी मृत यानी सड़ी गली हुई चीजों के ऊपर, मृत चीजों पर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं ये? कोई भी जैसे मृत चीज है कोई भी, उस मृत चीज के ऊपर क्या करते हैं? कुछ पाचक रस स्रावित करते हैं, और पाचक रस जब उस पर स्रावित करेंगे, उस पर छोड़ेंगे, पाचक रस छोड़ते हुए क्या होता है? वह सॉल्युबल यानी विलयशील हो जाता है वह चीज, और विलयशील होते ही वो क्या करते हैं? मृतजीवी उसको अवशोषित कर लेते हैं, उसको अपने भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो पोषण की वह प्रणाली यानी ऐसा पोषण जिसमें जीव किसी मृत या सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसा पोषण जिसमें जीव किसी मृत या सड़ी गली वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव मृत जीवी कहलाते हैं। समझ में आया आपको? पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी मृत या सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव मृत जीवी कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं फंजाई, मोल्ड्स होते हैं, और यीस्ट। फंजाई, मोल्ड या यीस्ट। इसका एक अच्छा एग्जांपल हम अपने घर में भी देखते हैं। क्या होता है कभी जैसे कि इस बारिश के मौसम में या नम वाली जगह पर अगर हम ब्रेड, घर में जो ब्रेड है या फिर रोटी है, कई बार हम छूट जाती है 2 दिन के लिए, अगर किसी बॉक्स में अगर रोटी या ब्रेड छूट जाती है तो 2 दिन के बाद में 1 दिन के बाद हम ऐसे देखते हैं कि उसमें कुछ व्हाइट कलर का रोई जैसी संरचना आ जाती है, जिसे हम नॉर्मली हम घर पे ही कहते हैं कि फफूंद लग गई है। वही फफूंद होती है, उसे हम फंजाई कहते हैं। और वो ये व्हाइट हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ग्रीन हरे रंग की संरचना हो सकती है, और ये ही क्या करती है? उस ब्रेड के ऊपर या उस जगह के ऊपर ये एक विलयशील यानी पाचक रस श्रावित करती है, छोड़ती है, और वह पाचक रस उसको एक विलयशील पदार्थ में बदल देता है। विलयशील यानी घुलनशील अवस्था में बदल देता है, और उस विलयशील पदार्थ को ये मृत जीवी अवशोषित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यह पोषण की विधि हो गई मृत जीवी। नेक्स्ट जो पोषण की विधि है जो कि परपोषी है, वह है कीटभक्षी पादप।
देखिए नेक्स्ट जो 4 नंबर है वो है हमारा कीट भक्षी पादप। कीट भक्षी पादप। कीट भक्षी पादप क्या होते हैं, जैसे कि हमें नाम से, इसके भी नाम से पता चल रहा है, कीट यानी इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं। भक्षी यानी उनका भक्षण करना, खाना, और पादप ऐसे पौधे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कीट भक्षी पादप यानी ऐसे पौधे जो कि कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, कीट भक्षी पादप। ऐसे पादप क्या कहलाएंगे, कीट भक्षी पादप। देखिए यहाँ पर कीट भक्षी क्या पादप, पादप किसे कहते हैं, ऐसे पादप जो कीटों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। ऐसे पादप जो कीटों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ऐसे पादप क्या कहलाएंगे, कीट भक्षी पादप। इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है इसका घटपर्णी पादप। सेकंड है इसका यूट्रिकुलेरिया। थर्ड है इसका वीनस फ्लाई ट्रैप। ये 3 इसके उदाहरण हैं। यानी कीट पक्षी पादप क्या होते हैं, ऐसे पादप जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, यानी भोजन लेते हैं। ऐसे ही पादप को हम क्या कहते हैं, कीट भक्षी पादप, यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो कि इंसेक्ट को पकड़ते हैं, कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें अपने भोजन के रूप में खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे पादप को हम कहेंगे कीट भक्षी पादप। इसका उदाहरण है घटपर्णी पादप, जिसे कि हम पिचर प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट है यूट्रिकुलेरिया और वीनस फ्लाई ट्रैप। इन पादपों के अंदर हम जो पढ़ेंगे, जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो घटपर्णी पादप के बारे में आपको मैं बताऊंगी अभी, कि घटपर्णी पादप जो कीट पक्षी पादप है, ये अपना भोजन किस तरह से बनाता है, कीटों को कैसे पकड़ते हैं और कैसे कीटों को पकड़ करके अपने भोजन के रूप में उपयोग में देते हैं। देखिए यहाँ पे कीट भक्षी पादप। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं घटपर्णी पादप, जिसे कि हम पिचर प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिचर प्लांट। पिचर यानी क्या होता है, बेसिकली घड़ा। घटपर्णी, घट यानी क्या होता है, घड़ा। पर्ण यानी उसकी पत्ती, यानी ऐसे पादप जिनकी पत्तियां क्या होती है, घड़े के रूप में बदल जाती है, घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है और अपना भोजन बनाती है। कैसे, देखिए इसका एक सिंपल सा डायग्राम है। देखिए क्या होता है, इसका ये जो पिक्चर है, ये क्या होता है, घड़े के जैसे रूप में रूपांतरित होता है। ये घट होता है यानी घड़ा, और इसका ये क्या होता है, पत्ती। यह पत्ती घड़े के रूप में क्या होती है, बदल जाती है। इसका जो शीर्ष भाग है, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये शीर्ष भाग ये घड़े का ढक्कन बनाता है। क्या बनाता है, घड़े का ढक्कन बनाता है। और ये घड़ा होता है और इसमें
ये क्या होता है, नीचे की तरफ अधोमुखी यानी नीचे की तरफ झुके हुए क्या पाए जाते हैं, रोम। क्या होते हैं, रोम। और इसके अंदर क्या होता है, अंदर इसके ये होते हैं पाचक रस। क्या होते हैं, पाचक रस। अब इसकी विधि देखिए किस तरह से आप ये घटपानी पादप है कैसे अपना भोजन खुद बना लेगा, कैसे भोजन के लिए जो भी कीड़ा इसके पास में आता है, कीट आता है, उसको कैसे अपने भोजन के रूप में उपयोग करता है। देखिए जैसे ही कोई कीट इस घड़े के नजदीक आता है, जैसे कोई कीट, वैसे तो ढक्कन लगा हुआ होता है, बंद होता है ये, लेकिन जैसे ही कोई कीट इसके पास में आएगा तो ये ढक्कन जो होता है इसका ऊपरी भाग होता है, क्या होता है, खुल जाता है। और खुलते ही क्या होता है, जो कीट होता है वह इसके ऊपर बैठता है और बैठते ही यहाँ क्या होते हैं, रोम्स होते हैं और वो क्या होते हैं, चिकने होते हैं और अधोमुखी होते हैं। जैसे इसके ऊपर आता है वह फिसलकर इस चिकने वाले भाग से कहां चला जाता है, अंदर, घड़े के अंदर चला गया। और घड़े के अंदर जाते ही क्या होता है, जैसे वो बाहर नहीं निकलना चाहे तो वह नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है, क्योंकि ये जो रोम होते हैं, मैंने बताया आपको, अधोमुखी यानी नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं और यह रास्ता क्लोज कर लेते हैं। क्या होता है, जैसे कि गेट बंद होता है ना, जैसे अपना रास्ता क्लोज कर लेते हैं, अब कोई भी कीट यहाँ से निकल करके वापस बाहर नहीं जाएगा और जैसे ही वो अंदर आया वैसे ही क्या होता है, ढक्कन बंद हो जाता है। यानी कीट इसमें क्या हो गया, कीड़ा जो भी है इसमें फंस गया और फंसते ही क्या होता है, वो यहाँ पर रहता है और फिर जो पाचक रस होते हैं वह इसको विलयशील में पदार्थ में बदल देते हैं और विलयशील पदार्थ का ये जो घटपर्णी है ये उसका अवशोषण कर लेता है, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से ये जो घटपर्णी पादप है ये अपना पूरा काम करता है। तो इसको हम एक बार समझ लेंगे। जो घटपर्णी पादप है तो क्या होता है, इसमें घटपर्णी पादप में पत्ती, घड़े, घट यानी क्या होता है, घड़े में रूपांतरित, घड़े यानी घट में रूपांतरित हो जाती है, पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन, घड़े का क्या बनाता है, ढक्कन बनाता है। इसके गले वाले भाग में, घटपर्णी पादप के जो घड़ा बना है इसके गले वाले भाग में इसके गले की जगह हम लिखेंगे बीच, इसके बीच वाले भाग में नीचे की तरफ झुके हुए नीचे की तरफ झुके हुए देखिए यहाँ पे इसके बीच वाले भाग में नीचे की तरफ झुके हुए रोम पाए जाते हैं, जिससे कीट वापस बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, और घड़े के अंदर पाचक रस होते हैं, जो कि कीट का पाचन या कीट को पचाने का कार्य, कीट को पचाने
का कार्य करते हैं। इस तरह से जो घटपटी पादप है यह क्या करता है, अपना भोजन कीड़ों से यानी कीट पतंगों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो आज हमने जो पढ़े हैं पर पोषण के हमने 4 चीज पढ़ी है। पहला हमने पढ़ा परजीवी पादप, सेकंड हमने पढ़ा सहजीवी पादप, थर्ड हमने पढ़ा मृतजीवी और फोर्थ हमने पढ़ा कीटभक्षी पादप कि ये पादप अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। समझ में आ गया इतना? अब इसके अलावा जो आपका ये जो चैप्टर है पादपों में पोषण, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। इसमें केवल एक बात है कि पादपों में अवशोषण के लिए जो नाइट्रोजन है वह नाइट्रोजन कैसे मिलती है। अब उस नाइट्रोजन के लिए वो नाइट्रोजन कैसे मिलेगी, देखो वायुमंडल में है नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है और उस नाइट्रोजन में हमें पता है कि 78 बहुत अधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन होती है। और उस नाइट्रोजन को क्या होता है, वो तो उस अवस्था में तो पेड़ पौधे यूज नहीं कर पाते उस नाइट्रोजन का। तो उस नाइट्रोजन में क्या होता है, जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में राइजोबियम जीवाणु होते हैं और वो राइजोबियम जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको विलयशील नाइट्रोजन में कन्वर्ट यानी बदल देते हैं। और बदल देते हैं तो उस नाइट्रोजन के क्या होता है, वो जड़ के द्वारा जो जल होता है जल के अवशोषण के द्वारा वो नाइट्रोजन कहाँ हो जाती है, पेड़ पौधों के पास में। और इस तरह से जब पेड़ पौधों के अंदर है वह नाइट्रोजन की कमी भी पूरी होती है। तो आज जो हमने किया है ये पादपों में पोषण, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है।